ये क्या बनाता है डीएनए से? डीएनए से डीएनए बनता था, हम उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। प्रोसेस इन विच डीएनए मेक इटसेल्फ, मतलब डीएनए एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए खुद अपना एक दूसरा कॉपी बनाता है डीएनए की, वही कहलाता है क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। या इसको अपन यही बोल सकते हैं डीएनए कॉपी। किसी भी, अच्छा बताओ, किसी भी एनिमल्स में जो ब्रीडिंग की कैपेसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? हैं? डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से। तो लिख दो हैव अ ब्रीडिंग कैपेसिटी हैव अ ब्रीडिंग कैपेसिटी इन लिविंग, क्योंकि ब्रीडिंग में भी डीएनए में मॉडिफाइड किया जाता है कॉपी कर करके। चलो सब पढ़ लियो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल के किस फेज में होता है? पढ़े हो ना? लिख दो डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट इन एस फेज। एस फेज में होता है सेल साइकिल के। इसके 3 मेथड होते हैं। हाँ अभी रुक जाओ, ये लिख दिया क्योंकि डायग्राम इधर नहीं आएगा ना। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव, दूसरा होता है डिस्पर्सिव, तीसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव। जो हमको स्टडी करना है और जो सबसे सही है वो कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव। ये दोनों नहीं करना, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे क्या क्या होते हैं। पहले समझो, ये तीनों मेथड समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे आउटलाइन समझो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होते हैं। ये तीनों मेथड समझने के लिए पहले समझो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या? मतलब कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना, मतलब डीएनए की कॉपी। क्लियर? आओ, जैसे मान लो ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। इसका रेप्लिकेशन कराना है। जब अपन इसका रेप्लिकेशन कराएंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। देखो, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलने के बाद इसके जो 2 हेलिक्स है ना, दोनों हेलिक्स में इसके अपोजिट हेलिक्स आ जाएगा और ये अलग हो जाएगा।
इस तरह से। तो इस तरह से हमारा एक डीएनए, अभी आगे हम सारी प्रोसेस बताएंगे। एक डीएनए में पहले दोनों हेलिक्स में इनिशियल कोडोन होते हैं ना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाएगा, उसके हेलिक्स को ब्रेक करेगा और हेलिक्स अलग अलग हो गई। पहले दोनों मिक्सअप थी, ये हेलिक्स अलग अलग हो गई। हेलिक्स अलग होने के बाद ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, ये अलग डीएनए बना दिया, ये अलग डीएनए बना दिया। क्लियर? तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप हैं, हम सारे स्टेप अभी देखेंगे एक एक करके। पहले मतलब समझ लो, और जो हमको 8 स्टेप की स्टडी करना है ना, वो इसकी स्टडी करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये भी क्या होते हैं। क्लियर? तो बनाते जाओ फटाफट। सब पहले सब में हमने अपना एक एक ले लेते हैं, डीएनए ले लेते हैं। अच्छा एक काम करो ना, पहले तीनों समझ लो फिर बना लेना, तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं थ्योरी यहाँ लिखवाने वाला नहीं हूँ। पहले समझ लो सब लोग अच्छे से, ठीक है? आओ अपन ऐसा करते हैं, सब में एक एक डीएनए ले लेते हैं, और तीनों मतलब सेम डीएनए ले लेते हैं, जो यहाँ वही वहाँ। ठीक है? इधर देखना मनीष, देखो इधर, अपन ने सब में पहले ये सेम डीएनए ले लिया, सबका सेम डीएनए था। यहाँ भी अपन ने सेम डीएनए ले लिया, सब में सेम डीएनए ले लिया। सेम डीएनए लेने के बाद हम एक एंजाइम लेंगे, और अब इनमें क्या होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब पहली प्रोसेस को हम अनजीपिंग बोलते हैं या अनकॉइल्ड बोलते हैं। अभी मैकेनिज्म में और अच्छे समझ में आएगा। अनजीपिंग मतलब कि इसके हेलिक्स ओपन होने लगेंगे। क्लियर? तो इसके हेलिक्स को हम ओपन करके खोल दिए, तीनों को हेलिक्स को अपन ने ओपन कर दिया। तो जैसे अपन ने इसके तीनों हेलिक्स को ओपन किया, ओपन हो गए, इसके तीनों हेलिक्स क्या हो गए? ये ओपन हो गए। ठीक है? ये तीनों हेलिक्स इसको ओपन हो गए। ओपन होने के बाद अब सुनो, यहाँ क्या मिलेगा? इसके यहाँ पे कोडोन्स रहेंगे, इसके यहाँ पे कोडोन्स रहेंगे, लेकिन ये भी अनस्टेबल कोडोन, ये भी अनस्टेबल कोडोन, ये भी, ये सारे के सारे अनस्टेबल, मतलब इन सब के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो चुकी है। जो N2 बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो टूट चुकी है। तो फिर क्या होगा? इन तीनों में सबसे पहले हमारा कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वाले में क्या होगा? ये अपना अलग बनाएगा, कंजर्वेटिव वाले में कंजर्व हो जाएंगे दोनों। जो ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, ये सारे के सारे पेरेंटल डीएनए हैं, ये सारे के सारे पेरेंटल डीएनए हैं। समझ गए? अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो यहाँ पे पेरेंटल, 2 हेलिक्स पेरेंटल हैं, 2 हेलिक्स पेरेंटल हैं, 2 हेलिक्स पेरेंटल हैं, मतलब इन सब में, मतलब तीनों में 2-2 हेलिक्स इनके पेरेंट्स के हैं। तो अब यहाँ पे जो डीएनए बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, जगह नहीं है, तो इसका पेरेंट्स डीएनए अलग हो जाएगा, और जो ऑफस्प्रिंग या न्यू डीएनए है वो अलग हो जाएगा। तो ये हो गया इसका न्यू डीएनए, और ये हो गया इसका पेरेंटल डीएनए, पेरेंट्स डीएनए। यहाँ पे क्या होगा? इसका डिस्पर्सिव मतलब देखना कुछ ऐसा, मतलब मिक्सअप तो है, लेकिन मिक्सअप सीक्वेंस सही नहीं है। देखना, न्यू में भी कहीं कहीं पेरेंट्स आ गए, न्यू ब्लू वाला न्यू है ना, न्यू डीएनए में कहीं कहीं पेरेंट्स के डीएनए आ गए, और पेरेंट्स के डीएनए में कहीं कहीं न्यू डीएनए आ गए। समझ गई? लाल वाला क्या था? इसका पेरेंटल डीएनए था, तो देखो लाल वाले में कहीं कहीं ब्लू आ गया है ना। अब ब्लू वाला इसका पेरेंटल था, मतलब ये दोनों हमारे न्यू हैं, न्यू डीएनए, ये दोनों हमारे न्यू डीएनए है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि न्यू डीएनए और पेरेंटल डीएनए दोनों में कैसे हो गए? मिक्स हो गए। तो कंजर्वेटिव में दोनों सेपरेट हो गए, तो कोई नया चीज आया क्या? रिजल्ट खराब हो गया।
हम ले रहे थे कि कुछ नया चीज़ बने थे, तो पेरेंट्स वाला अलग हो गया, नया वाला अलग हो गया, कोई मतलब ही नहीं निकला। इस वाले में मिक्सअप ही हो गए, मतलब पुराने में भी नया आ गया, नए में भी पुराने आ गए, इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, गड़बड़। सेमी कंजर्वेटिव बढ़िया था, ये अभी अपन इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ देखिए, सेमी मतलब 50% यहाँ पे आ गए, 50% न्यू डीएनए दोनों में आ गया, मतलब 50% यहाँ भी आ गया, 50% यहाँ भी आ गया। क्लियर। अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पे हम वो रेडियो एक्टिव N15 रेडियो एक्टिव लेके यूज करते हैं इसका स्टडी। N15 रेडियो एक्टिव लेके चलते हैं। वैसे नॉर्मल मेरा जो नाइट्रोजन होता है N14 होता है, लेकिन यहाँ पे जो न्यू वाले हैं, जो ब्लू वाला है, ये रियल में N15 है, ये N14 है। अभी हम इसको समझेंगे अच्छे से। तो अपने को ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने को एक चीज़ समझ में आ गया, ये अपनी बॉडी में तीनों का फॉर्म होते हैं? नहीं, किसी एक टाइम पे एक ही चल रहा होता है, चल ये भी रहे होते हैं, लेकिन इनका रोल स्टेबल नहीं है ना, अपनी बॉडी इनको एडजस्ट ही नहीं करती। यदि ये होंगे भी ना तो एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते जाएंगे। एक्सक्रीटरी मतलब पढ़ेंगे ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो भी बेस्ट चीज़ें रहती है हमारे काम की नहीं है, हमारी बॉडी में जो भी हमारे काम की नहीं है, चाहे वो एंटीबॉडी हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, हमारे लिए क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है। अभी अपने को डीएनए रेप्लिकेशन मतलब समझ में आया कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो था हम 3 मेथड में स्टडी करेंगे, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए, इसमें मिक्सअप हो गया, ना नया बन पाया ना पुराना बन पाया। इसमें ये बनाओ बढ़िया से, डायग्राम सही बनाना भाई, डायग्राम गलत मत करना। नहीं हुआ ना इसमें, इसीलिए तो एक्सेप्शन हो गया ना, उसमें हो गया तो वो अलग हो गया। यदि मान लो इसमें भी वैसी हो जाता, नहीं तो इसमें जैसे बनेगा एक दोनों हेलिक्स ओपन हो गए, तो इसमें जब खुशी समझ में आ रहा है? पक्का? चलो इधर आ जाओ, देखो मैं कल यहाँ था ही नहीं। अरे वो सब ले जाते हैं यहाँ से सारे, उनके यहाँ मैंने टेबल में देखा इसे 23-24 मार्कर। हम बोले एक साथ नहीं ले जाएंगे, पता चल जाएगा 4-4 करके लाएंगे। तो कल 4 लाए है ना, और मतलब ऐसा 4 ऐसा लाए कि 3 जेब में डाल दिए, एक देवेंद्र सर को बता दिए सर एक ले जा रहा हूँ, ऐसा करूँगा। उनको थोड़ा मतलब थोड़ी ईमानदारी से चोरी कर रही है, पूरा नहीं मैंने बता दिया सर एक मार्कर ले जा रहा हूँ, 3 का नहीं बताया था ऐसा। वो सर फ्लो में क्या सारे यहाँ टेबल में रखे रहते हैं। अब मैं भी बैग ले जाऊँगा तो फिर जल्दी आ जाएगा। आओ देखो, यदि अपन बात करें टाइप ऑफ डीएनए, तो हम मतलब डीएनए का जो यहाँ पे टाइप है जो आता है नीट एग्जाम में, इसको हम सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? पहले समझ लो तो फिर याद हो जाएगा। सेल मतलब एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए किस टाइप्स का होता है? बोलो। यहाँ होता है सर्कुलर और यहाँ होता है लीनियर। अब जो सर्कुलर होता है तो हम इसको पता है, मतलब सर्कुलर डीएनए को हम थीटा डीएनए भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं बाई डीएनए।
इसको थीटा डीएनए क्यों बोलते हैं वो समझो। जैसे मान लो अपना ये थीटा ऐसे बनता है ना कुछ, तो यहाँ पे जो इसका प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। ये इसका ऐसा होता है थीटा डीएनए। बाई डीएनए तो सबको पता है ना। बन गया ना बाई टाइप का। अरे बाई है ना। तो जो हमारा डीएनए है तो सेल के अकॉर्डिंग डीएनए दो टाइप्स का पाया जाएगा, एक प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर होगा, यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होगा, इसको हम बोलेंगे थीटा डीएनए। इसको बाई डीएनए, थीटा ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। नोट कर लो। हाँ सिंगल मतलब से अलग अलग हेलिक्स रहेगी, इसका अलग उसका अलग, वो अभी और आगे देखेंगे, पहले इसको लिख लो। उसका एक और नाम है थीटा मॉडल। अच्छा इसको फोर्क मॉडल भी बोल सकते हैं, तुम लोग वेब थ्योरी में पढ़ोगे। फोर्क, यूनिक फोर्क पढ़ोगे ना, ट्यूनिंग। अरे वो जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते ना, मोम लगा देते थे, फिजिक्स में पढ़ोगे ना। जैसे कोई गजब करते हो यार तुम लोग भाई, ऐसे नहीं पढ़े थे फोर्क। यदि यहाँ पे हम बैक्स लगा दिए, इंग्लिश में फोर्क ही तो बोलते हैं। ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। क्या हो गया? ये हो गया, जल्दी हेडिंग डाल दो। लिख देना यहाँ पे थीटा मॉडल, इसको बोलेंगे फोर्क मॉडल। साढ़े 3 तक चलेगा ना? हाँ आज रेप्लिकेशन ख़त्म ही कर देते। अभी तो स्टार्ट होगा ना रेप्लिकेशन। हैं केमिस्ट्री थोड़ी सी बची है वो। हाँ बैक बॉन्डिंग बस। अब बायो ज़्यादा पढ़ाएंगे ना। डाइवर्सिटी, मोर कॉन्सेप्ट। आज तो मतलब बैक बॉन्डिंग ख़त्म करके फिर बायो आज पढ़ेंगे। केमिस्ट्री आज ज़्यादा हैवी नहीं, कितना 12-13 पेज तो हैं। बैक बॉन्डिंग नहीं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ अभी। अच्छा है ना, तुम ड्रॉपर को टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, नए नए बेचारे मासूम बच्चे सीख लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया ना अभी। हाँ तो तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्त, और इन लोगों को सिखाने दो। हाँ नहीं, जब तुम लोग परसेंटेज मेरे को बता देते हो तो हमको ऐसा लगता है कि तुम लोगों को बेसिक आता है। हाँ ना, 9-10 में पढ़ाता हूँ मैं, तो पूरा पढ़ा देता हूँ। तो ऐसे सोचते हैं ना कि मतलब हो जाता है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले बताइए जो हमारा रेप्लिकेशन है, पहला क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है इनसाइड द न्यूक्लियस, और यही सही है। लिखो। हाँ सर मेरे को वो बता दीजिएगा जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं वो कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। अरे हाँ, एक चीज़ तो और करो, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखे थे ना वहीं जाओ फिर से। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, और एंटी क्लॉकवाइज को लिखो राइट हैंडेड डीएनए। दाया वर्त तो क्या राइट हैंडेड, वो एंटी क्लॉकवाइज को लिखो राइट हैंडेड डीएनए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट और वो लेफ्ट, और उधर साइड लिख दो लेफ्ट हैंडेड डीएनए। अब पूछो डाउट।
अब अपने को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, उसके अंदर अब आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अनजीपिंग न्यू अनजीपिंग अनजीपिंग और न्यू चैन फॉर्मेशन, अनजीपिंग एंड न्यू चैन फॉर्मेशन। हेडिंग डाल दीजिए इसके बाद अनजीपिंग। यहाँ ठंड लगती है, एक काम करो ना, सुनो वो ऐसे हाथ दिखाना थोड़ा, 1 मिनट ऐसे, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे करो। कितने गर्म है मेरे हाथ पता है, लोहा है लोहा। नहीं गर्म नहीं है, बताओ। ये ऐसा नहीं है जेब में डाले, ये भी गर्म है, देखो है ना गर्म। चलिए हेडिंग डाल दीजिए अनजीपिंग पहला। क्या है, स्वेटर पहन के आया करो ना। इसमें 2-3 पॉइंट लिख दो फटाफट। ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेपरेट हेलिक्स, सेपरेट हेलिक्स। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए अनजीपिंग स्टार्ट आ फिक्स पॉइंट, अनजीपिंग स्टार्ट आ फिक्स पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे जहाँ से अनजीपिंग शुरू होगा? तो पहला बोलेंगे इनिशिएशन पॉइंट, दूसरा उसी को बोल सकते हैं स्टार्टेड पॉइंट, तीसरा उसी को बोल सकते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या वो अलग आगे आएगा? इनिशिएशन, स्टार्टेड, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या इधर देखो, बातें नहीं करो, अभी समझा दूंगा ना, रुक तो जाओ भाई, डायग्राम तो बनाने दो। देखो अनजीपिंग मतलब कि जैसे अपने को कॉइल डीएनए मिला था ना, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी मेथड के थ्रू उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। जब हम सेपरेट करेंगे तो किस जगह से ब्रेक करेंगे? तो जिस जगह से ब्रेक करेंगे ना, वो अनजीपिंग स्टार्टेड पॉइंट हो सकता है। ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग भी हो सकता है, कहीं बीच से भी हो सकता है। यदि हम उसको बीच से कहीं काट रहे हैं तो वो वाला जो एंजाइम होगा जो बीच से काटने का काम करेगा, क्या करेगा वो? बीच से एंडो और एक्सो, बीच से एक्सो काटेगा, एंडो तो किनारे से काटेगा। आओ, सही हो रही है। यदि अपन मिड से कहीं बीच से काटेंगे तो होगा एंडो न्यूक्लियस। कहीं यदि अपन इंड से काटेंगे, मतलब टर्मिनल पॉइंट से, किसी भी टर्मिनल पॉइंट से, स्टार्टिंग से, जहाँ से हेलिक्स डायमीटर लिखे थे, तो यदि वहाँ से काटेंगे तो एक्सो, सही बोल रहा हूँ, एक्सोन्यूक्लियस। यदि हम कहीं स्पेशल जगह से बोल दें,
स्पेशल जगह से बोल दें कि आपको इकोगा, हिंडा, जीजीबाम, यदि इस मतलब कहीं मैंने बोल दिया कि आपको ना ग्वाइनिन के बीच से काटना है, आपको नहीं बोला बीच से काटना है, कहीं मतलब स्पेशल जगह बोल दिया, तो उसके लिए कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी आएंगे, तीनों आएंगे, टेंशन ना लो, है ना। अरे सही लिखा हूँ यार, मैं कॉपी देख के ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आओ। अरे ऐसा दिमाग लगाओ ना, एंडो मतलब अंदर, कॉमन, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। अब बाहर किसी भी चीज़ के दो ही टर्मिनल हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। तो यदि मान लो ये डीएनए है, तो यदि आप या तो यहाँ से काटो या यहाँ से काटो, यहाँ भी तो हेलिक्स रहते हैं ना, तो यदि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करोगे या यहाँ करोगे तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। मान लो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन हमने यहाँ से काट दिया, बीच से काटेंगे कहीं तो एंडो। अब आपको स्पेशल बता दिया गया है कि आपको पूरे डीएनए में ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जहां पे दो ग्वाइनिन अल्टरनेट हो, और ग्वाइनिन के बीच से काटना है, तो वो जो एंजाइम होगा वो होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये 3-4 टाइप के होते हैं, पता है ना। बोलो कौन कौन से। क्या तुम्हारा याद किए हो क्या? मैं याद किया हूँ, ऐसा मैं याद किया हूँ। ग्वाइनिन एडेनिन के बीच, ग्वाइनिन के बीच यहाँ से काटता है इको, यहाँ काटता है हिंड, जीजी और हिंडा। एडेनिन के बीच तो हिंड, ऐसा हाई सीजी। ग्वाइनिन साइटोसिन के बीच हाई HAI है ना, HAI ऐसा। अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी के अंदर। अब सुनो, इधर देखो, अब सुनना ध्यान से ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। मेन ये समझना है अपने को, जैसे मान लीजिए कि डीएनए मिल जाएगा, इधर देखो अपने को ये मिल गया डीएनए। अब इस डीएनए में मान लो अपने को यहाँ से नहीं काटना, कहीं यहाँ से कट करना है। जब हम यहाँ से कट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के प्रेजेंस में हम इसको यहाँ से कट करेंगे। जैसे मैंने इसको यहाँ से कट करेंगे तो जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको अपन बोल देंगे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी को हम बोल देंगे स्टार्टेड पॉइंट, या इसी को बोल से देंगे इनिशिएशन पॉइंट। और जब ये कट जाएगा तो कटने के बाद यहाँ पे जो एंजाइम्स अपने को काम आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, टोपो आइसोमरेज। क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज। क्लियर हुआ? मतलब कि अभी हमको 2 हेलिक्स बनाना है। पहले हम पूरे कंप्लीट डीएनए को यहाँ से काट लेंगे, काटने के बाद अब इसको अनकॉइल्ड करेंगे। पहले ये पूरा मतलब ऐसे पूरा डीएनए था, देखो ये पूरा ऐसे मतलब ऐसे मिक्सअप पूरा लंबा सा ऐसे डीएनए था। अब अपने को सेल से जैसे मैंने डीएनए निकाला, ऐसे 5 किलोमीटर का एक धागा निकल गया, अपने को इतना सा कट करना है, तो पहले मैंने 20 से काटा, पहला स्टेप। जैसे हम काटेंगे तो काटने वाले जिस पॉइंट से कटा है वो वाला पॉइंट हमारा ये कहलाएगा। काटने के लिए हम क्या कहलाएंगे, एंडोन्यूक्लियस। और एक काम करना, जब हम ये रेप्लिकेशन पढ़ते हैं ना तो 99.9% जो केस होता है उसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही यूज होता है। पूछो क्यों? क्योंकि डीएनए इतना ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है ना कि आप उसका टर्मिनल एंड ढूंढ ही ना पाओगे। जैसे कहीं धागा है, धागा मतलब पूरा का पूरा धागा कहीं फंस गया, अब उसका आप टर्मिनल इन ढूंढोगे, कहीं से भी काट के बना लो। तो ऐसे हम काट देते तो क्या हो जाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उस जगह पे वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो आप कहीं से भी काटो, वो तो पूरा हो गया। लेकिन स्पेशल यदि उस एंजाइम को बोले, जैसे मैंने बोला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अब अलग अलग में अलग अलग नाम दे दिए ना, ऐसे इसको हम बोल देंगे टोपो आइसोमरेज। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहीं पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टोपो आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट इनिशिएशन ऑफ डीएनए हेलिक्स। टोपो
आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट इनिशिएशन ऑफ हेलिक्स convert single helix and tension free। टेंशन मतलब तनाव वाला। कैसे टेंशन मतलब समझ गए? जैसे ये देखो, जब आप इसको खोल दोगे ना तो फिर से मुड़ना चाहेगा, नहीं समझे? फिर से मुड़ना चाहेगा तो ये एक बार खोल दिए ना, चलो खुला रह जाए, अब मुड़े ना। इस वजह से टोपो आइसोमेरेज काम आता है। नहीं समझी पब्लिक? ऐसा कुछ बताओ ना जो अपन खोलते फिर मुड़ जाता है, फिर मुड़ जाती है। ऐसे स्प्रिंग भी तो ले सकते हैं। जैसे मान लो अपन खींच दिए फिर वो हो जाए, तो मतलब ऐसे खींच दिए और खींची रह जाए। ज़्यादा फोर्स क्यों लगा रहे हो? कम लगाओ। सही है। मतलब सुनो तो, हेलो इधर देखो, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे डीएनए हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स को किसी जगह से जब हम काटते हैं मिड पॉइंट से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब वो जगह फिर से कॉइल्ड ना हो और टेंशन फ्री बनी रहे, तो वहाँ पे एक दूसरा एंजाइम का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टोपो आइसोमरेज। यदि पूछा जाए कि टोपो आइसोमरेज किस टाइप का एंजाइम है, पहला ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस, तीसरा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस और चौथा बोथ। तो आंसर क्या जाएगा? एंडोन्यूक्लियस, है ना? याद रखना। ये दोनों ऐसे लिख दो, ऐसे देखो, ऐसे बॉक्स बना के लिख दो ये। लेकिन स्पेसिफिक वाला काम थोड़ी कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है? उस पॉइंट को बोल रहे हैं इनिशिएशन, अब वो टेंशन को कम कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन तो तब ज्यादा ना, रेस्ट्रिक्शन तो कहीं से भी काट सकता है, मतलब कहीं से भी कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर दो कोडोन के बीच से काटेगा। अरे सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, वो कहीं से भी काट सकता है, कोने से भी, बीच से भी। सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना। तीन एंजाइम्स होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो टर्मिनल को मिड से काटेगा, एक्सो जो है टर्मिनल एंड से काटेगा, या तो एंडिंग वाला कोई सा भी हो, इनिशियल लास्ट। और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो किसी स्पेसिफिक कोडोन के बीच से काटेगा, चाहे वो एडिनिन एडिनिन हो, एडिनिन ग्वाइनिन हो, ग्वाइनिन साइटोसिन हो। ऐसे जो हम जीजी बॉम ये जो पढ़ते हैं, ये कौन से एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, तब ना स्पेशल जगह से कट करते हैं। ऐसे आगे आएंगे, अभी टेंशन ना लो, आगे आ जाएंगे, लिखवा दूंगा अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब लिख दीजिए इसका स्टेप फर्स्ट। सुनो, एंजाइम में कंफ्यूज मत होना भाई, बहुत मुश्किल से मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए एंजाइम वाले। दिक्कत आए तो चाहे आप उस जगह पे लिख लो जहाँ पे बार बार नज़र जाती है। मतलब एंजाइम में कंफ्यूज मत होना, बहुत क्वेश्चन गलत करवाता है। क्लियर है? तीनों क्लियर है तुम्हारे? हाँ, तीनों क्लियर। कहाँ कहाँ से कट करते हैं? ठीक है। लिखिए स्टेप फर्स्ट।
स्टेप फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड। स्टेप फर्स्ट में सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होते हैं। अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। तो लिखो, देखो जैसे और डीएएमपी मतलब समझ गए क्या, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट है ना, डीऑक्सी एडिनिन, ऐसे जीएमपी समझ गए, जीसीएमपी समझ गए, डीटीएमपी समझ गए। हम इनको एनर्जी देंगे, क्या देंगे, एनर्जी देंगे, एटीपी फॉर्म में ही देंगे, याद रखना। जब इनको एनर्जी, ये हमारे ऐसे यहाँ लिख दो इनएक्टिव हैं, अभी क्या है, इनएक्टिव है। जैसे मैंने इसको एनर्जी दूंगा एटीपी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्या पता है, एटीपी, हाँ वही ना, एनर्जी मतलब फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, तो मोनो हमारा ट्राई फॉस्फेट हो गया, 2 फॉस्फेट जोड़ दिए, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये कैसे हो गए, एक्टिव हो गए। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, जब अपन इसको कट करेंगे ना, तो पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, एक्टिवेशन ऑल न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड है सबको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कैसे करेंगे, जब हम उसको एटीपी देते हैं तो उनमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता जाएगा। तो ऐसे भी लिख भी सकते हो, आईपी, ऐसे होता है ना, आईपी प्लस एएमपी तो एडीपी, फिर एडीपी प्लस आईपी तो एटीपी। यूकैरियोट, हाँ। स्टेप 2 है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैनी ऑरिजिन only one, सेल के अकॉर्डिंग एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में छोटा डीएनए होता है, इसलिए एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में बड़ा डीएनए होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये हो गया था ना फर्स्ट। थर्ड स्टेप लिखिए,
हो गया, सेकेंड नोट हो गया। हाँ जल्दी करो ना। विथ रिस्पेक्ट टू सेल प्रोकैरियोट और मतलब स्मॉल डीएनए ऑरिजिन, ओनली वन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओनली वन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या दिक्कत हो रही है? ठीक, अच्छे से ईमानदारी से बैठे रहो, नहीं तो फिर हम बोल देंगे कि पढ़ लेना खुद से, याद रखना। हाँ तुम्हारे बुक में ऐसे स्टेप नहीं, मैं खुद से बना के लाया हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे समझ में आता जाए। वो तो एक पूरी थ्योरी लिखी है। देखो अब क्या होगा, अपन करेंगे अब इसको स्टेप नंबर 3 में करेंगे, निक या कट बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे अपन, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, सबको पता है, यहाँ तक का तो पता है, 4 स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये डीएनए है, अब ये अपने को इसको कट करना है। जैसे कट करेंगे डीएनए में, तो मैंने बोला था 99% कौन सा एंजाइम लेते हैं अपन? अरे यार फिर तो एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब आपको बोल देगा ना यहाँ से काटना है, तब अपन ने गए तुम ऐसे कॉपी में लिखो, ऐसे यहाँ बड़ा बड़ा अभी दीवार में लिख देना जाते हुए। हाँ हाँ सही बोल रहा हो, एंडोन्यूक्लियस बोलेगा 20 से कट करना है। सॉरी, जैसे अपन इसको एंडोन्यूक्लियस देंगे तो ये कहीं 20 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना। यहां से कट कर दूं, ये कट गया, लो एंडोन्यूक्लियस दिए तो ये 20 से कट हो गया। बनाते जाओ फटाफट। इसको बोलेंगे निक। नेक्स्ट क्लास में किसी भी एक बच्चे को बोर्ड में पूरा करके बताना पड़ेगा भाई। क्या? यही पूरा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नंबर लिखेंगे फिर। हाँ। स्टेप 4 होगा हमारा अनवाइंडिंग। अनबाइंडिंग या अनजीपिंग ऑफ डीएनए। अब यहां पे तुम लोगों ने क्या कर दिया था, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो, इधर ये यहां से कट किए ना, अब ये वाला जो कट किए ये पूरा हटा दो, ये जो कट किए पूरा हटा दो, और ऐसा करो कि इन दोनों इसको पकड़ के ऐसे, समझ में आया? तो कैसा दिखेगा ये, बाई टाइप का, बाई टाइप का दिखेगा, मतलब ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। हाँ, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। बना दो। इट इज डन बाई हेल्प ऑफ एंजाइम, लिख दो यहाँ पे। It is done by help of enzyme। अभी आगे एंजाइम का नाम भी आ जाएगा, है? डीएनए हेलिकेज होता है ना। हाँ, आपने ना थर्ड को ये थर्ड है। हाँ, यहाँ नहीं आएगा, ये मैंने बाद में लिया, इधर कट कर किया हूँ ना एक स्टेप में। लिखो डन बाई ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डन बाई
ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये कुछ ऐसा रहा होगा। देखो ये है ये वाला जो स्टेप है यहाँ वाला है, यह वाला स्टेप ये है। फिर अपन ने इसको क्या किया, डीएनए हेलिकेज एंजाइम दिया। क्या दिया, डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ आया और ये इनको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ये बन गया कुछ ऐसा। समझ गए? मतलब ये ब्रेक क्या हुआ यहाँ पे, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, डीएनए हेलिकेज इनको तोड़ा है, इनको। यहाँ पर बॉन्डिंग थी इस वाले में, इस वाले क्या इस वाले में बॉन्डिंग थी। इसको और ऐसे कर दो तो और बढ़िया लगेगा। लो, मतलब कि यहाँ पे एक ही था हेलिक्स, एक ही वाला, यहाँ टूट के बहुत सारे वाले, मतलब सबको ओपन करता गया वो, जिससे अलग अलग हेलिक्स हो जाए टोटल। चलो दीपक बताओ, स्टेप फर्स्ट जो है अपना, स्टेप फिफ्थ जो है, अब ये दोनों हेलिक्स अलग अलग हो गए, तो अब क्या करें। अब देखो यदि हेलिक्स हैं, यहाँ अपोजिट N2 बेस हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से फिर जुड़ना चाहेंगे, तो ऐसा क्या करें कि ना जुड़े। कौन से? देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, इधर देखो, हेलो कोई तो देख लो। जैसे ये हमारा ये है, ये वाला डीएनए है। अब यदि अपन ने इनको ऐसी खाली छोड़ दिया तो ये हेलिक्स फिर से ना मतलब कोलाइज होकर फिर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके SS सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एंजाइम आता है जो इसके बाइंड हो जाता है। जब इससे प्रोटीन बाइंड हो गया ना, तो ये अब जुड़ने के लिए कुछ कोई हेलिक्स फ्री नहीं बचा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा, और ये दोनों को खींच के रखेगा। मतलब कि जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है ना, ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा। देखो इसके अपोजिट हेलिक्स में, ये इधर, ये कुछ ऐसे हो गया। हाँ 4 होते ना। ये देखो ये वाला जो SSB है यहाँ जाके जुड़ गया। तो अभी क्या हो रहा था, इसके पहले यदि आप SS मतलब सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यदि आप ना देते इस हेलिक्स को, तो ये वाला क्या होता, कुछ टाइम बाद फिर से कोलाइज होकर जुड़ जाता है। लेकिन अपन ने क्या किया, इसके चारों साइड मैंने क्या दे दिया, ये वाला प्रोटीन दे दिया। तो ये प्रोटीन दिया तो इसके हेलिक्स से ये प्रोटीन जुड़ गया, तो अब ये आपस में कोलाइज नहीं हो पाएंगे। नोट कर दीजिए। मतलब जो यदि हम ये बोल रहे हैं कि जो SSB होता है डीएनए को कन्वर्ट करता है बाई शेप में, सही है, लिख दीजिए, मेक डीएनए अपीयर लाइक बाई, मेक डीएनए अपीयर लाइक बाई।
मेक डीएनए अपीयर लाइक बाई, लिखा हुआ है। रिलीज। बहुत सारे बन गए ना। रिलीज टू टेंशन कॉजेज टू अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए ड्यू टू अनबाइंडिंग द अपर डीएनए कैन अंडरगो टेंशन या स्ट्रेस, वही है अंडरगो टेंशन एंड स्ट्रेस। फिर टू रिलीज टोपो आइसोमरेज एंजाइम रिलीज होगा और ये हो जाएगा टेंशन फ्री। फिर से अब वो कॉइल्ड नहीं होगा। ये भी तो सिर्फ लगाया था कॉइल। ये था जो इसको मतलब ये नहीं, सुनो ये वाला देखो, सिंगल, दोनों समझना, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग जो प्रोटीन है ये दोनों हेलिक्स को कॉइल्ड नहीं होने दे रही, मुड़ने नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन जो हमारा टोपो आइसोमरेज होता है ये इनके टेंशन को कम करता है, जो तनाव इनमें रहता है ना, जो खिंचाव, जैसे अपन ने किसी को देख खिंचाव अलग ही पता चलेगा ना, कैसे डोरी को तो खिंचाव, मतलब देखो ऐसा समझना मेरी बात, जैसे रस्सी है तो रस्सी को अपन जब ओपन कर दिए, जब रस्सी को ओपन कर दिया तो रस्सी फिर से ना जुड़े, जैसे ये रस्सी थी, रस्सी को अपन ने ओपन किया तो रस्सी फिर से ना जुड़े, इसके लिए हमारा है SSBT BP, ठीक है। अब रस्सी ना जुड़े, ठीक है, अब रस्सी जुड़ नहीं रही, लेकिन अब रस्सी में ना पता एक अलग ही खिंचाव टाइप का रहेगा, मतलब ऐसे मुड़ी टाइप की, तो उसको सही से सिस्टमेटिक कर देना, उसका टेंशन फ्री कर देना, टोपो आइसोमरेज। अलग अलग एंजाइम का अलग अलग काम याद रखना। कौन सा? टेंशन। एन कहाँ गया?
अब 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। वो हो गया क्या? 6 हो गया, ठीक है। ये में तो अपन पहले भी बता चुके थे, तुम लोगों को पता भी था। अब 7 और 8 पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना है ना। एक बार रफली पहले स्टेप से 6 स्टेप तक सब लोग रिवीजन कर दो जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर फटाफट सारे स्टेप देख लो एक बार, तो क्या रिकॉल हो जाएगा जल्दी से। देख लिया? आओ अब अपने को लास्ट फाइनल स्टेप में अपने को बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। ध्यान से समझना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये चीज़ समझिएगा। क्लियर? आइए, यदि अपन बात करें तो जैसे अपन ने देखा था कि अपना ये अपन वहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक, जब तक हम टोपो आइसोमरेज दे चुके हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे यहाँ पे अपन बात करें यदि, तो यहाँ पे क्या हमने दे चुका था, ये हमारा क्या होगा, जो इस तरह का मैं ट्राइंगल टाइप का बनाया हूँ, ये हमारा है टोपो आइसोमरेज जो टेंशन फ्री करता है। और यहाँ पे हमने डॉट 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 क्या लिखा था, SSBP, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर क्या करता है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए जो प्राइमर होगा, अब जो हमारे डीएनए की ये दोनों हेलिक्स जो अलग अलग हो गई हैं, इनमें से कोई एक हेलिक्स होगी 3 इंड, कोई एक हेलिक्स होगी 5 इंड। समझ गए? कोई एक हेलिक्स हमारी होगी 3 इंड और कोई एक हेलिक्स होगी हमारी 5 इंड। अब याद रखिए ये 100% सही है, जो 3 इंड होती है, 3 इंड हेलिक्स में आरएनए प्राइमर आके अटैक करता है। आरएनए प्राइमर मतलब कि कोडोन का एक सीक्वेंस का टुकड़ा, 3 कोडोन एक साथ जुड़े हैं, उसका एक टुकड़ा जो होता है वो आरएनए प्राइमर होता है। नहीं समझ में आ गया ना? तो ये दोनों एंड खाली थे, मनीष इधर, ये दोनों एंड खाली थे। ये भी किसी से जुड़ने के लिए उतावला था, ये भी किसी से जुड़ने के लिए उतावला था। बस गड़बड़ी ये थी कि ये जुड़ क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ से SSBP और यहाँ पे टोपो आइसोमरेज इसको रोक के रखे थे, इसलिए ये आपस में नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन यदि हम बाहर से कोई ला के जोड़ दे तो नहीं जुड़ेगा क्या? पक्का जुड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर में हमने एक आरएनए प्राइमर लाया और आरएनए प्राइमर को हमने इसके बगल में शिफ्ट कर दिया, जुड़ गया। अब जब आरएनए प्राइमर इसके बगल में जुड़ जाएगा तो हमारा कंप्लीट डीएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अब हम सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए कैसे बनेगा, तो एक चीज़ और याद रखो, यदि यहाँ पे हम एक ही आरएनए प्राइमर लाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3 इंड। अब ये आगे जाके पूरा ये हेलिक्स एक डीएनए बन जाएगा पूरा, आगे वाले स्टेप में देखेंगे। लेकिन यदि हम 5 इंड की बात करेंगे ना, तो 5 इंड में बहुत सारे आरएनए प्राइमर आके जुड़ेंगे। क्लियर? तो जैसे मान लो एक ये आरएनए प्राइमर जुड़ गया यहाँ पे, एक ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे जुड़ गया, एक ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे जुड़ गया। तो जब एक ही इंड में बहुत सारे आरएनए प्राइमर जुड़ेंगे ना, तो हमको जिस तरह का, जिस टाइप का डीएनए बनाना था हम नहीं बना पाएंगे।
इस वजह से फिर ये वाला जो हमारा सीक्वेंस है ना, ये ब्रीडिंग में काम नहीं आएगा। मैंने बोला था रेप्लिकेशन जो होता है ब्रीडिंग में हेल्प करता है। अब ब्रीडिंग जो होता है, जैसे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का हाइब्रिड बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से जीन चेंज करते हैं ना। नेचुरली यदि जीन होगा तो वो तो फर्टिलाइजेशन होगा, नेचुरली यदि होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो हम जहाँ जोड़ना चाहे वहाँ जुड़ना चाहिए। तो इस वजह से हम थर्ड इंड को ही लेते हैं, इस इंड को अपन नहीं लेते। अब आ जाइए सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए कैसे सिंथेसाइज होगा, तो समझिएगा बस हो गया सिंथेसाइज, अब कुछ नहीं करना। इसके बाद क्या करना देखो, अपन ने यहाँ पे बोलो क्या था, ये क्या था यहाँ, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या जुड़ गया, आरएनए प्राइमर। मतलब कि यदि एक जुड़ा तो ये क्या होगा, 3 इंड होगा, बहुत सारे जुड़े तो क्या होगा, 5 इंड होगा। इस तरह से एक ये हमारा डीएनए बनेगा। इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, लैगिंग इंड। और इस तरह से एक ये हेलिक्स बनेगा, लेकिन ये वाला हेलिक्स कैसा रहेगा बताओ, समझ गए, कटा हुआ रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ से बनना शुरू हुआ था सीधे वो बनता गया है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टुकड़े बने थे। तो एक ये हमारा कंप्लीट ऐसा बनेगा हेलिक्स, एक ऐसा कंप्लीट डीएनए बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग लीगिंग, है ना, LEI लीगिंग इंट। तो लीगिंग इंट क्या होगा, जो एक सिंगल आरएनए प्राइमर मतलब कि थर्ड इंड से, है ना, तीसरे इंड से, और एक जो अलग छोटे छोटे मैनी मतलब बहुत सारे आरएनए प्राइमर बनेंगे और वो हमारा होगा 5 इंड से। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया, बना लो दोनों। क्या ऐसे ऐसे वो हेलिकेज एंजाइम टोपोइसोमरेज, जो वो नहीं देना था टोपोइसो। एक यहाँ पे एक और एंजाइम रहेगा जो इनको अलग नहीं, हेलिकेज एंजाइम भी तो था। क्या काम कर रहा था हेलिकेज एंजाइम, है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक। यदि मान लो आगे की जरूरत पड़ेगी तो इधर आगे भी अपन चैन, जैसे अब देखो ना ये यहाँ तक है, देखो जैसे ये यहाँ तक है, और आगे जाना चाहेगा तो और तोड़ेंगे ना, तो ये तोड़ता जाएगा। इधर एक बार और देख लो, एक सेकेंड, इधर एक बार और देखो, जैसे मान लो कि अपने को इतना बड़ा डीएनए चाहिए और लंबा डीएनए चाहिए, तो फिर क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम इसको तोड़ता जाएगा, टोपोइसोमरेज इसको डैश डैश, इसको डैश डैश, और आगे टूटता जाएगा और ये सीधे बढ़ता जाएगा। देखो जो ये वाला तुमको दिखेगा ना, ये ऐसा दिखेगा, ये वाला ऐसा दिखेगा, एक इधर रेड और ब्लू एक कंटिन्यू लाइन दिखेगी, इसलिए हम इसको कंटिन्यू स्टैंड भी बोलेंगे। ये भी अपना न्यू डीएनए है। इधर वाला कैसा दिखेगा, एक ये रेड लाइन दिखेगी, लेकिन इधर जो ब्लू वाली दिखेगी कैसे दिखेगी, डिसकंटिन्यू। ये भी हमारा न्यू डीएनए है।
सबका नोट हो गया? हाँ तो सही था ना। तुम सुनी नहीं ना शुरू से तुम सुनी नहीं ना शुरू से, इस वजह से। देखो एक बार 7th और 8th नंबर फिर से बोल दूं, फिर मैं जाता हूँ। देखो इधर 7 नंबर क्या था? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, मतलब कि अपने को डीएनए के हमको 2 अलग अलग हेलिक्स मिल गया था। एक हेलिक्स मिला था 3', एक मिला था 5'। 3' वाले पे हम एक सिंगल आरएनए प्राइमर लाएंगे, जहाँ से आरएनए सिंगल प्राइमर लाएंगे और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये पूरा एक चैन, रेगुलर चैन आगे बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी पूरी का ये बन गया ना तुम लोगों का, ये पूरी आगे रेगुलर चैन आगे बनने लगेगी। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पहला वाला फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, सिर्फ इतना काम था। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए वाले में जो हमारे ये आरएनए प्राइमर जो मैंने ये लिया था ना आरएनए प्राइमर, इस आरएनए प्राइमर की आगे हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ये कंटिन्यूअसली आगे की ओर बढ़ता जाएगा, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोल देंगे, और ये हमारा एक न्यू डीएनए बन जाएगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे 5 एंड था, यहाँ पे छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े हैं। क्लियर? अब छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े ये देखो ऐसे आ रहे हैं, ये इधर 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 इधर, तो अलग अलग हमको सीक्वेंस मिलेंगे, एक रेगुलर नहीं मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं लैगिंग इंड या डिसकंटिन्यूअस इंड। इसी को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, सुने होंगे, क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस तरह से हमारा एक इरेगुलर या डिसकंटिन्यूअस डीएनए का टुकड़ा मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट हमारा एक नया डीएनए बन जाता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन।